हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ज्योग्राफी को हम कवर करते हुए जा रहे हैं। ओके, आज हमने पढ़ना है अर्थ के बारे में। ठीक है, ये अर्थ की लेयर की पिक्चर है जो मैंने यहाँ पे लगाई है। ठीक है, आज हम स्टडी ऑफ अर्थ एंड मून करने वाले हैं। ओके, जितने भी आरआरबी में पीवाईक्यूज आए हैं हम उससे रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन को करते हैं। इसमें जितने भी अर्थ से रिलेटेड, मून से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, पूछे गए हैं आरआरबी में, वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, चलो नॉट फर्दर डिले, स्टार्ट करते हैं। जितना भी अर्थ है, अर्थ के बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि एस्टेनोस्फेयर, अर्थ की स्टडी को क्या बोला जाता है, अर्थ पर मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से मतलब क्या क्या मेटल्स होते हैं, क्या क्या अर्थ क्रस्ट क्या होता है, अर्थ मेंटल क्या होता है, एस्टेनोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर क्या होता है, कोर क्या होती है। ठीक है, ऐसे ही मून के बारे में हमको पढ़ना है, जैसे कि ल्यूनर एक्लिप्स हो गया, वो कब होता है, फुल मून, न्यू मून क्या होता है। तो आज सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। एंड अब पीवाईक्यू से हम हिलेंगे नहीं। ठीक है, किसी भी टॉपर को आपने देखा है वो पीवाईक्यू ही करता है। ओके, तो हम भी पीवाईक्यू पर रहेंगे एंड उससे ही अपनी पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, अब डिले नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। Which branch of physical geography studies the Earth's form and structure? ठीक है, कौन सी ब्रांच ऐसी है, ठीक है, जिसमें हम अर्थ को स्टडी करते हैं, उसकी फॉर्म को स्टडी करते हैं, क्या है अर्थ का स्ट्रक्चर, क्या है अर्थ की मतलब अर्थ को पूरा जानने के लिए ऐसी कौन सी स्टडी होती है, उस चीज को क्या बोला जाता है? बायोजियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। बायो जियोग्राफी तो बोला जाता है जो भी लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड जो भी बायो यानी कि लाइफ, ठीक है, इन चीज की स्टडी करते हैं तो उसको बायो जियोग्राफी बोला जाता है। क्लाइमेटोलॉजी के लिए क्लाइमेट की स्टडी को बोला जाएगा। एंड हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो का मीनिंग ही वाटर होता है, तो हाइड्रोलॉजी बोला जाता है वाटर की स्टडी को। ओके, जियोमॉर्फोलॉजी, जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, अर्थ। जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं अर्थ की स्टडी को। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। पेन ले लेती हूँ मैं एक बार, एक सेकेंड। ठीक है, एस्थिनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ, एस्थिनोस्फेयर क्या होता है पहले ना एक बार हम थोड़ा सा डायग्राम समझ लेते हैं। ठीक है, ये एक अर्थ का पूरा एक बेसिक डायग्राम है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये नीचे से लेकर ऊपर तक हमने समझना है। ओके, ये है अर्थ का सरफेस जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पे प्लांट्स है, एनिमल्स है, अपना ओशियन है, अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर है ये अर्थ के अंदर की चीजें हैं। ओके, तो सबसे वो अपर पार्ट को क्या बोला जाता है, जो हमें सरफेस दिखता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? ये तो ओशियन। ठीक है, जो उसके नीचे है, और हाफ पोर्शन में आपको पता है अर्थ की वाटर है, एंड हाफ पोर्शन में आपका क्या है, रॉकी है, एंड ये क्या है, आपकी क्रस्ट है। तो ये वाली लेयर जो ब्राउन लेयर आपको दिख रही है ना, जैसे यहाँ पर, इसको बोला जाता है क्रस्ट, जो कि हमें 0 to 100 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी आपके मेटल्स हैं, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन वगैरह, जो जो भी है, ये क्रस्ट पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना, मतलब सॉइल के अंदर इतने सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो सब कुछ इसके अंदर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लेयर होती है आपकी लिथोस्फेयर। ठीक है, जस्ट क्रस्ट के बाद आती है आपकी लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। अभी मेंटल क्या होता है मैं बताती हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है, जो रेड रेड है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट होता है आपका एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। एस्थेनोस्फेयर जो होता है ये लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक है, एंड जस्ट अपर मेंटल जो ये है वो अपर मेंटल है, एंड जो ये है ये लोअर मेंटल। फिर आपकी आती है आउटर कोर, फिर आती है आपकी इनर कोर। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हाँ, एस्टिनोस्फेयर। एस्टिनोस्फेयर एक तरह से पूरा रेड रेड ये क्यों है, ठीक है, इसको समझते हैं। जो एस्टिनोस्फेयर होता है वो हमारा लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे वाली होती है। ठीक है, अभी इतना समझते हैं, और
इसके अंदर क्या होता है ना, यहाँ पर लिक्विफाइड गैसेस होती है, लिक्विफाइड गैस होती है, ठीक है। रॉक्स होती हैं, वो सब कुछ लिक्विफाइड फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से जो है अर्थ की जो अंदर की प्लेट्स होती है ना, वो मूव करती है, ठीक है, मूव करती है। और फिर वहाँ पर प्रेशर प्रेशर अंदर से तो प्रेशर लगता है, प्रेशर लगता है, प्रेशर लगता है। फिर जो यही जो एकदम ही अंदर मैग्मा बोलते हैं इसको, जो लिक्विफाइड गैस होती है, लिक्विफाइड गैसेस होती है अंदर, तो उसी को ही जब तक वो क्रस्ट के अंदर है, मतलब जो जब भी वो अर्थ के अंदर ये लिक्विफाइड गैसेस होगी, उसको बोला जाएगा मैग्मा। जैसे ही वो वॉल्केनो से बाहर आता है तो उसको बोला जाता है क्या, लावा। ओके, तब वो वही लावा बनता है, जिससे कि न्यू क्रस्ट बनती है, यानी कि हमारी जो क्रस्ट है यानी कि अपर लेयर है वो नई बनने लगती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है। एंड फिर उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट आता है आपका मेंटल पार्ट, जिसका अपर पार्ट ये है एंड लोअर पार्ट ये है, ठीक है। फिर आती है आपकी आउटर कोर आती है, एंड फिर आती है आपकी इनर कोर, जो कि हॉट, सबसे हॉट होती है, ठीक है। फिर आपकी आती है लास्ट में इनर कोर, ठीक है। अब समझ में आ गया। सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर लिथोस्फेयर, फिर एस्टेनोस्फेयर, फिर मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। इसी फॉर्म में याद रखना है आपको, ओके, इसी फॉर्म में याद रखना है। ये पूरा चार्ट अपने माइंड में छाप लो, ठीक है। पूछता है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। एस्टेनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ्स मेंटल, अर्थ क्रस्ट मेंटल, अर्थ क्रस्ट, अर्थ कोर। कोर तो सबसे नीचे होता है, क्रस्ट सबसे ऊपर होता है। क्रस्ट मेंटल तो कुछ नहीं होता है, सब दोनों अलग अलग पार्ट है, मतलब एक एकदम ही अपर पार्ट है, ये थोड़ा मिडल पार्ट है। तो एस्टेनोस्फेयर हमारे किसका हो जाएगा, अर्थ मेंटल का। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली डैश कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, ठीक है। कितना परसेंट कार्बन मिलता है, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, अभी यहाँ पर आ जाओ पहले, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, इसके अंदर पढ़ते हैं हम कि मेजर एलिमेंट्स क्या क्या है। मेजर एलिमेंट्स टू बी फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, ओके। ऑक्सीजन कितना है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन कितना है, 46.6%, ओके। नेक्स्ट क्या है, सिलिकॉन एलिमेंट है हमारा, सबसे मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट हो गया हमारा ऑक्सीजन। एंड सबसे फिर सेकेंड मोस्ट हो गया हमारा सिलिकॉन। फिर हम सिलिकॉन कितना है, 27.72। इतना हमें याद नहीं रखना, बट हमें सबसे ज्यादा थोड़ा सबसे टॉप वाला सेकेंड सेकेंड मोस्ट याद रखना है, और सारे याद नहीं रखने, बट हाँ सबको पढ़ना है एक बार, ठीक है, सबको पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम, ये हमारा मेटल है, सबसे मोस्ट अबेंडेंट मेटल एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, 8.13%। देन आयरन आता है, आयरन कितना है हमारे पास, 5%। देन कैल्शियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ओके, ये आते हैं। फिर अदर, कोई भी अदर चीजें या अदर मिनरल्स हो गए, कुछ भी हो गया, तो अदर एलिमेंट्स वो कितने हैं, 1% के करीब है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, अभी क्या है इसके अंदर, और इसमें माइका भी ऐड होता है, ठीक है। माइका मिलता है, माइका, माइका भी एक तरह से मेटल होता है, उसको वो होता है हमारे पास 4%। कितना, 4%, ओके। अभी यहाँ पर आओ, द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, ठीक है। कार्बन भी पाया जाता है, और ये होता है आपका 0.02%, ठीक है, उसमें नहीं था, ऐड कर लो। एंड नेक्स्ट स्लाइड ये हो गई है। फिर उसके बाद ये क्यों शो हो रहा है, एक सेकेंड। विच इज द मोस्ट आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ हमने अभी अभी देखा था, ठीक है। आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा है हमारा, क्रस्ट है, आउटर मोस्ट, ओके। एस्टेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर के नीचे वाली जस्ट वो वाली लेयर होती है। कोर सबसे नीचे होती है, मेंटल जो होती है एस्टेनोस्फेयर के नीचे। एंड
आपकी आउटर कोर के ऊपर मेंटल लेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा क्रस्ट। ठीक है, व्हाट इज द डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ? डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ क्या है हमारा, ऑस्मियम, प्लैटिनियम, कॉपर, स्टील। नहीं, ऑस्मियम है इसका आंसर, सबसे डेंस होता है ऑस्मियम, ये भी एक तरीके का मेटल है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइका इन द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट? सब कुछ अर्थ क्रस्ट पर मिलता है, ये आपका माइका जो है वो कितना है, 4% का है यहाँ पर है। ठीक है, 4% इसका आंसर है। विद रेफरेंस टू अबंडेंट एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट? अब ये क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखना है कि ये पूछ रहा है अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट कौन सा है, मोस्ट अबंडेंट मेटल। दोनों क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ये? ठीक है, मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछ रहा है तो आपका टाइटेनियम नहीं, बेरियम नहीं, एल्यूमिनियम देखा था हमने, यहाँ पर देखा है कि सबसे ऊपर क्या है, एल्यूमिनियम है, तो यही एल्यूमिनियम जो है अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी कि मोस्ट अबंडेंट, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में हमको मेटल पूछेगा तो एल्यूमिनियम आप टिक करोगे, और सबसे ज्यादा एलिमेंट अगर नॉर्मल जस्ट एलिमेंट पूछ रहे हैं तो सबसे ज्यादा हमारा ऑक्सीजन मिलता है आपको अर्थ क्रस्ट पर। ओके, मैंने इसको शायद एडजस्ट किया होगा। चलो, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ क्रस्ट? अभी हमने देखा है कितना है, 36 नहीं 46, हाँ 46 है। ठीक है, तो ये भी पूछ रहा है, अब देख लो ये स्टेज 2 है, यानी कि CBT 2 वाले एग्जाम में 2022 में पूछा गया है, स्टेट पता नहीं क्यों लिखा है। The second most abundant element found in the earth's crust, सेकेंड मोस्ट पूछ रहा है, सेकेंड मोस्ट ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में गलती नहीं करनी है। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट हो गया, मोस्ट अबेंडेंट मेटल पूछेगा तो वो एल्यूमिनियम रहेगा। सबसे ज्यादा वाला एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन सेकेंड मोस्ट पूछ रहा है बेसिकली, तो वो क्या है आपका सिलिकॉन है। क्या है, सिलिकॉन है, इसका आंसर सिलिकॉन होगा। विच इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल, सेकेंड मोस्ट, अभी फिर से दिखाना है, फिर से दिखाने की जरूरत नहीं, उसी चार्ट पर जाना। सेकेंड मोस्ट हमने फर्स्ट पे क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, देन आयरन है। ओके, विच इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल, अब फिर से देखो मोस्ट अबेंडेंट मेटल पूछ रहा है फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, दैट इज एल्यूमिनियम। बिना देखे मोस्ट अबेंडेंट मेटल, जहां मेटल वर्ड यूज कर देगा तो आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। The most abundant element found in the earth crust, अभी क्या पूछ रहा है, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट, मैंने इसीलिए डाला था कि कोई कंफ्यूज ना हो। सेकेंड मोस्ट भी मैंने यहाँ पर पूछ दिया, देख लो यहाँ पे मैंने मेटल भी पूछ दिया है, और यहाँ पर मैंने मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट भी पूछ दिया है, जैसे कि ऑक्सीजन। अब समझ आ गया किसका क्या आंसर रहेगा, तो क्लियर रखना है। नेक्स्ट, अब अर्थ से रिलेटेड यही सब है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, सारी हमें अर्थ की लेयर आराम से समझ में आ गई है, सबको समझ में जल्दी से नहीं आती है, हमने समझ ली है। ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है चीजें। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ सब ठीक है। चलो, अब हम थोड़ा मून के लिए स्टडी कर लेते हैं, मून से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी उनको भी समझ लेते हैं। ओके, द टाइम पीरियड बिटवीन फुल मून टू अनदर फुल मून इज, देखो एक होता है फुल मून, एक होता है न्यू मून। ठीक है, फुल मून और न्यू मून में लोग कंफ्यूज रहते हैं बहुत। तो पहले तो हम ये एक बार डायग्राम देख लेते हैं, ये डायग्राम है किसका। फुल मून कब होता है, जब हमें फुल मून नजर आता है, और ये फुल मून जो होता है वो स्लाइटर लॉन्गर देन 29 डेज के लिए होता है। फुल मून तब होता है जब जो अर्थ है और जो सन है उसके बीच में जब मून आ जाता है। इस डायग्राम को समझेंगे हम, यहाँ से समझते हैं, वो ऐसे न्यू मून है, फुल मून है। फुल मून को समझते हैं सबसे पहले, जब, सॉरी इसको समझते हैं, न्यू मून है। न्यू मून तब होता है जब हमें मून इनविजिबल होता है, पूरे मंथ में होता है ना, एक दिन ऐसा आता है ना जब मून हमें नजर नहीं आता,
तो जिस दिन वो इनविजिबल मून है तो उस डे को बोला जाता है न्यू मून डे। ठीक है, न्यू मून जब हमें इनविजिबल रहता है। मून इज अलाइनमेंट विद द सन, मून बिटवीन द अर्थ एंड द सन। जब मून सन एंड अर्थ के बीच में आ जाता है उस दिन हमें मून नहीं दिखाई देता, तो उस दिन को बोलेंगे न्यू मून। शायद आपको अगर दिख रहा है इस डायग्राम में तो बेटर है, अदरवाइज मैं बोल रही हूँ। सन एंड अर्थ के बीच में आपका मून आता है, उस डे को बोला जाता है न्यू मून। और जो सन की रेज होती है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, पूरा मून उसको कवर कर लेता है, तो उसकी सिर्फ मून की शेडो नजर आती है, मून हमें नजर नहीं आता, तो उस दिन को आप बोलोगे न्यू मून डे। फुल मून कब होता है? जब मून जो है वो अर्थ के यहाँ आ जाता है और डिस्टेंस मेंटेन करता है, सबसे मोस्ट डिस्टेंस मेंटेन करता है सन के साथ। ठीक है, तो सन की जो रेज है वो सीधे अर्थ पर पड़ती है और मून पीछे रहता है। ठीक है, यानी कि अर्थ जो है वो बीच में आ गई है मून से। तो यहाँ से आप देखो अर्थ बिटवीन मून एंड सन, तब उसको फुल मून डे कहेंगे। और पूरा पूरा फुल मून डे, फुल मून हमको नजर में आता है। ठीक है, अब उसी सेम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो टाइम पीरियड, इसमें तो बेसिकली वैसे टाइम पूछा है, तो इसका आंसर होता है कि 29.53, 29.53 डेज होता है एग्जैक्ट टाइम। तो इसलिए यहाँ पर 29 डेज को ना टिक करते हुए हम इसको स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज टिक करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी डेज आर टेकन बाय द मून टू कंप्लीट अ सिंगल रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस? वो अपने ही एक्सिस पर कितने डेज में एक रोटेशन लगाता है? रोटेशन एंड रिवॉल्वमेंट, रिवॉल्व क्या होता है, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, जब कोई भी प्लैनेट अपने ही एक्सिस पर रोटेट करता है तो उसको बोला जाता है रोटेशन। और जब जैसे सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्व करना, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्व करना। ठीक है, रिवॉल्व, रिवॉल्व, हर एक प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, एंड जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ओके, इसलिए इसको, मून को अर्थ की सैटेलाइट भी बोला जाता है। हाउ मेनी डेज आर टेकन बाय द मून टू कंप्लीट अ सिंगल रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस? दैट इज योर 27.3 डेज। हाँ, यहाँ पर what, when 3/4 of moon is visible, what is it called? जब हमें 3/4 देखते हो आप, जब जैसे कि आपका जिस दिन, अब मैं बोल सकती हूँ कि जब आपका न्यू मून होता है फिर उसके नेक्स्ट डे आपको एक छोटा सा पतला सा ऐसे मून नजर आता है, फिर उससे थोड़ा वो बड़ा होता जाता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता जाता है। ठीक है, फिर 3/4 तो होता होगा कभी। 3/4 मून को आप क्या बोलोगे? हाफ मून बोलोगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, गिबियस मून बोलोगे? यस, गिबियस मून बोला जाता है इसको। न्यू मून अभी बताया मैंने, जब हमें मून विजिबल नहीं होता उसको न्यू मून बोलते हैं, अदरवाइज फुल मून, यानी कि फुल मून हमें दिख रहा है तब होता है। ठीक है, चलो देख रहे हो सारे पीवाईक्यूज लेके आई हूँ मैं, जो भी आरआरबी में आए हैं, आरआरबी जेई के हो, एनटीपीसी के हो, ग्रुप डी के हो, आरआरबी ही बनाती है। ठीक है, तो वो कुछ भी दे सकती है, प्री में तो बेसिकली दे ही सकती है कुछ भी, एंड सीबीटी 2 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इन विच फेज ऑफ द मून इज द मून, क्या लिखा है ये, इनविजिबल, इनविजिबल है ये। ठीक है, इनविजिबल। तो गिबियस मून, फुल मून, गिबियस मून अभी बताया जब 3/4 दिखता है यानी कि 3/4 दिखता है हमको, तब उसको गिबियस मून बोला जाता है। फुल मून होता है जब फुल मून हमें दिखता है, जब वो अर्थ बीच में आ जाती है, ये वाला। ठीक है, क्रिसेंट मून एंड न्यू मून, जब इनविजिबल होता है तब न्यू मून बोलोगे। While considering the full moon as first day on which day moon becomes invisible, फर्स्ट डे के बाद, मतलब फर्स्ट डे ऐसा कब होता है जब हमें मून जो है वो इनविजिबल होता है, यानी कि हमको नहीं दिखता। 10th डे पर, एक महीने में
2 बार ऐसा आता है जब फुल मून हमें दिखता है, ठीक है। अभी यहाँ पर पूछ रहा है फुल मून हमें पहली बार कब दिखता है। 10th डे पर नहीं, 12th पर नहीं, 13th पर भी नहीं, 15th पर, ठीक है। हाफ हाफ का महीना हो जाता ना, इसलिए कंप्लीट मंथ बनता है, ठीक है। तो 15th डे पर हमको एक फुल मून देखने को फर्स्ट डे मिलता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। द ल्यूनर एक्लिप्स अकर्स ओनली ऑन, ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है? ल्यूनर का मतलब ही मून होता है, मून को ही ल्यूनर बोला जाता है। और एक्लिप्स जब, जिसको ग्रहण बोला जाता है, जैसे चंद्र ग्रहण बोल देते ना, और ये ल्यूनर एक्लिप्स पता है कब होता है? जब फुल मून होता है, ठीक है। फुल मून होता है। ल्यूनर एक्लिप्स पता है क्या होता है? मैंने सोलर एक्लिप्स भी बताया आपको, जब सन की रेज अर्थ पर नहीं पड़ती, ठीक है, तब तो आपका सोलर एक्लिप्स होता है। और जब आपकी सन की रेज जो है वो मून पर नहीं पड़ती, तब आपका ल्यूनर एक्लिप्स कहलाता है, ठीक है। जब सन की रेज ल्यूनर एक्लिप्स पर कब नहीं पड़ेगी, यहाँ तो डायरेक्ट पड़ रही है ना, तो यहाँ तो ल्यूनर एक्लिप्स हो ही नहीं सकता, चंद्र ग्रहण हो ही नहीं सकता। जब आपकी सन की रेज, जब फुल मून जब इधर को आ जाएगा तब नहीं पड़ेगी, तभी तो आपका ल्यूनर एक्लिप्स होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यही क्वेश्चन है कि द ल्यूनर एक्लिप्स अकर्स ओनली ऑन फुल मून, फर्स्ट क्वार्टर नहीं, न्यू मून नहीं, फुल मून, यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, देख लो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही लेकर आई हूँ मैं। हाउ मेनी टाइम्स अ हाफ मून अपीयर्स इन अ मंथ, ठीक है। हाफ मून वंस, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, ट्वाइस। हाफ मून क्या होता है? हाफ मून तो, अब अगर फुल मून हमें 2 टाइम्स दिख सकता है, तो हाफ मतलब हर 15 डे में फुल मून दिखेगा, हर 15 डे में फुल मून दिखेगा। तो एक बार यहाँ पर हाफ बनेगा और एक बार यहाँ पर हाफ बनेगा, ठीक है। तो ट्वाइस। व्हाट इज ब्लू मून्स? ड्राइंग पे मत जाना, अभी मुझे चलाना नहीं आया ये, बट देखते हैं। व्हाट इज ब्लू मून? ब्लू मून क्या होता है? फर्स्ट फुल मून ऑन ऑफ द अर्थ, सेकेंड फुल मून ऑफ द अर्थ। जब एक कंप्लीट मंथ होता है और ये सेकेंड फुल मून आता है ना, उसी को ही आप ब्लू मून बोलोगे, ठीक है। व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडी? इसका आंसर ये हो जाएगा, व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स कॉल्ड एज, जो प्लैनेट है, ठीक है, प्लैनेट हमारी अर्थ भी है, उसके अंदर, प्लैनेट के अंदर, इसके अराउंड क्या रिवॉल्व करता है? मैंने अभी पिक्चर में बताया कि मून करता है, मून रिवॉल्व करता है। मून अगर करता है तो वो क्या है? हमारी सैटेलाइट है, तो इसका आंसर सैटेलाइट हो सकता है। बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन में परफॉर्म करना है, ठीक है। विच ड्वार्फ, नेक्स्ट पर आते हैं, विच ड्वार्फ एस्टेरॉइड प्लैनेट इज प्रेजेंट इन एस्टेरॉइड बेल्ट? एस्टेरॉइड बेल्ट को मैंने अपने लेक्चर 1 के अंदर, लेक्चर 2 के अंदर, दोनों में समझाया हुआ है क्या है, आप वहां जाकर समझ सकते हो। सबसे ड्वार्फ एस्टेरॉइड प्लैनेट पूछ रहा है, ना कि सिर्फ प्लैनेट। सबसे ड्वार्फ प्लैनेट पहले हमारा प्लूटो हुआ करता था, एरेस आया, फिर प्लूटो को खत्म कर दिया, ठीक है। इसकी कहानी भी मैंने थर्ड लेक्चर में बताई है, ओके। अभी पूछ रहा है कि ड्वार्फ एस्टेरॉइड प्लैनेट, दैट इज, मेक नहीं, ये तो कुछ नहीं है, सेरेस, ठीक है। ये आपका एक एस्टेरॉइड ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। एस्टेरॉइड बेल्ट बता देती हूँ, छोटे छोटे स्मॉल 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 क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं, रॉकी प्लैनेट्स, बहुत स्मॉल होते हैं और उसकी पूरी एक बेल्ट बनाते हैं वो। और वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स, सॉरी, जोवियन प्लैनेट्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को अलग करने का काम करती है ये हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। और उसी के अंदर आपको मिल गया है एक ड्वार्फ एस्टेरॉइड प्लैनेट जो है सीरियस, ठीक है। इतना इनफ है मून की, अर्थ की स्टडी के लिए, ठीक है। प्लीज आप लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, मैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में आपको बताती हूँ सारी चीजें, ठीक है। हमने अर्थ को भी बहुत अच्छे से समझा, ठीक है, मून को भी अच्छे से समझा। नहीं समझ आ रहा, दोबारा लेक्चर को एक बार देख लो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, यहीं से ही क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है।
मैं ऐसे नहीं बोल रही कि सिर्फ इतना ही इनफ है, नहीं, लेकिन इसके अंदर से क्वेश्चंस बनेंगे। और पीवाईक्यू सबसे बेस्ट चीज होती है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, जितना भी आपने पढ़ा है उसमें से आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो अपने आप को टेस्ट भी करोगे आप। और कुछ नया अगर पढ़ने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो उसको प्लीज लाइक एंड शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज। ओके, थैंक यू।